दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि सन्निकट परीक्षाओं में बहुत काम आने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति की जगह अमाउंट या धनराशि शब्द अनुच्छेद 31 में जोड़ा गया? आपके विकल्प हैं 23वां, 24वां, 25वां और 26वां। आपको फिर से प्रश्न सुने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसमें कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति की जगह अमाउंट या धनराशि शब्द किस संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया या लागू किया गया? आपके विकल्प हैं 23वां, 24वां, 25वां, 26वां संशोधन अधिनियम। उत्तर है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में धनराशि शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि पहले कंपेंसेशन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राष्ट्रीय हितों के लिए, सड़क के लिए या किसी राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए जब सरकार ज़मीन लेती थी तो हर्जाना या उसके मार्केट वैल्यू के बराबर धनराशि देनी पड़ती थी, जो कि असंभव था। और जनहित में इसलिए सरकार ने फैसला किया कि निश्चित धनराशि वो देगी। अगला प्रश्न है, बेरूबारी क्षेत्र को पहले जो भारत का हिस्सा था उसको बांग्लादेश को दे दिया गया, क्योंकि बीच में बांग्लादेश का क्षेत्र पड़ता था। ये पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए संशोधन अधिनियम आपको लाना होगा, तभी आप किसी हिंदुस्तान की किसी टेरिटरी को सीड कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो बेरूबारी, जो कि दोनों तरफ इलाका बांग्लादेश का था और बीच में बेरूबारी राज्य था बंटवारे में, तो बेरूबारी को और कुछ ऐसे इलाके भी थे जो कि बांग्लादेश के हमारे पास थे और दोनों तरफ भारत था और बीच में बांग्लादेश था। इस समस्या को हल करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए आपको, अगर भारत की कोई टेरिटरी या कोई राज्य क्षेत्र आपको किसी को देना है तो आपको संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ेगा, जिसको बेरूबारी अधिनियम भी कहते हैं। बेरूबारी क्षेत्र जो कि बांग्लादेश को दिया गया, वो संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? आपको बताना है। विकल्प है आपके 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर है, फिर से विकल्प सुनिए, कि बेरूबारी जो क्षेत्र था वह दोनों तरफ बांग्लादेश था और बीच में भारत का राज्य था बंटवारे में। और इसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि भारत को भी बंटवारे के मिले थे और उनके दोनों तरफ भारत था और बीच में बांग्लादेश था। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए एक बेरूबारी राज्य क्षेत्र को बांग्लादेश को देने के लिए निश्चय किया गया और कुछ क्षेत्र भारत को भी मिला इसके बदले में। तो इसको पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसको आप किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आपको संविधान संशोधन अधिनियम लाना होगा। और इसके बाद, क्योंकि भारत की कोई टेरिटरी है, भारत का राज्य क्षेत्र है जो कि किसी दूसरे राज्य को दिया जा रहा है, तो ये एक सामान्य मामला नहीं है और इसके लिए भारत की टेरिटरी को आप किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको संशोधन अधिनियम लाना होगा। तो एक संशोधन अधिनियम लाया गया और जिसके द्वारा बेरूबारी को बांग्लादेश को सौंप दिया गया। आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया था। आपके विकल्प हैं 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बेरूबारी क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर रोक लगाने की बात कही गई है?
हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है और उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जो कि 19(1) से संबंधित हैं। लेकिन 19(2) में उन पर रोक लगाई गई। 19(2) में, 19(3) में, 19(4) में रोक लगाई गई। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। जो पहली स्वतंत्रता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक इस आधार पर भी लगाई जाएगी कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो प्रभावित हो रही है, तो ये भारत के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19(2) में ये जोड़ा गया था। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आधार पर कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19(2) में व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक लगाने का संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। आपके समक्ष विकल्प हैं 14, 15, 16, 17। उत्तर है 16। 16वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 19(2) में ये व्यवस्था की गई थी कि 19(1) में जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको इस आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है कि वह भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जो है प्रभावित करता है या किसी तरह से उसको नेगेटिवली प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, अब तक कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में आरक्षण 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया? नीचे लिखे गए संविधान संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई है कि बहुत से संविधान संशोधन अधिनियम हुए जिसमें आरक्षण को 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि मूल रूप से संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में व्यवस्था की गई थी कि ये 10 वर्ष के लिए किया जाएगा और आगे समय आने पर संविधान या पार्लियामेंट या संसद इस पर निर्णय लेगी। तो इस प्रकार से कई संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा इसको घटाया और बढ़ाया गया है। आपको अब ये बताना है कि जो संविधान संशोधन अधिनियम नीचे दिए जा रहे हैं उनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था 334 के अंतर्गत, बल्कि कुछ और चीज़ की गई थी। तो आपके सामने विकल्प रखता हूँ 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, और उसके बाद आपको 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। आप फिर से प्रश्न सुन लें कि प्रश्न ये है कि भारत के संविधान में 334 में व्यवस्था की गई थी कि जो संविधान संशोधन में आरक्षण है SC और ST के लिए वह अगले 10 वर्षों के लिए लागू रहेगा, लेकिन समय समय पर उसको अगले 10 साल बाद सरकार या पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकती थी और इस प्रकार सरकार बढ़ाती चली गई। इस प्रकार से कई प्रकार के संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा 10-10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। अब आपके सामने प्रश्न यह है कि नीचे दिए हुए संविधान संशोधन अधिनियम जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा 10 वर्ष 334 अनुच्छेद में आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है? तो आपके सामने प्रस्तुत है विकल्प संख्या पहली है कि 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, और तीसरा है 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, और चौथा है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 5वां आपके समक्ष है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कि 8वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भी 10 वर्ष के लिए 334 में आरक्षण बढ़ाया गया था, और उसके बाद 23वें संविधान संशोधन द्वारा भी बढ़ाया गया था, और 45वें संविधान संशोधन द्वारा भी बढ़ाया गया था, और 89वें संविधान संशोधन द्वारा भी बढ़ाया गया था। इसलिए इसमें जो उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि सभी संशोधन अधिनियमों द्वारा 10 वर्ष की इसमें वृद्धि की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संसद की सीटें थी या संसद में जो रिजर्व सीटें थी या सीटों को बढ़ाना था जनसंख्या के आधार पर, जैसा कि भारतीय संविधान में दिया गया है कि हर सेंसस के बाद नए क्षेत्रों का निर्माण होगा जिसको डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा उसको
जो पहले 1976 तक थी उसको 2026 तक के लिए 2026 तक के लिए कर दिया गया। पहले 2001 तक के लिए थी, उसको 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। आपके विकल्प हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन अधिनियम और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम और 88वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये इस बारे में भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी भारत सरकार ने संविधान संशोधन महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून पारित कर दिया है और वो उस पर इसी कानून के कारण अभी वो कानून नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उस पर जब अगले डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, जनगणना होगी, तब उसके आधार पर इसको किया जाएगा। इसलिए जो इसका ये 84वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसी द्वारा 2001 से इसको बढ़ा करके 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1928 और 3 अप्रैल 1928 है, इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें व्यवस्था थी कि हर 10 साल बाद सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी कि भारत में किस प्रकार की संवैधानिक आवश्यकताएं हैं और किस प्रकार के परिवर्तन संवैधानिक चेंजेस किए जा सकते हैं। और उसी क्रम में ये 10 साल से थोड़ा पहले ही संविधान ये साइमन कमीशन भारत में आ गया था, जिसका यहाँ पर विरोध हुआ और जैसा कि आप जानते हैं इसी के फलस्वरूप, विरोध करने के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अब आपको ये बताना है कि ये साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928, 3 मार्च 1928 और 3 अप्रैल 1928 या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 3 मार्च 1928 को ये भारत पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे और ये तीनों ही जो है अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीयों ने और भारत की उस समय की कांग्रेस पार्टी ने इसका हर जिले में, हर शहर में इसका विरोध किया और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न है, आप जैसा कि जानते हैं महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू करते हुए जिसमें 78 लोग शामिल थे और इन लोगों ने दांडी मार्च किया था, जहां पे नमक पर बनाया गया कानून भारत के इन 78 लोगों ने, जिसमें महात्मा गांधी सबसे आगे थे और महिलाओं का भी इसमें काफ़ी प्रतिनिधित्व था, इन लोगों ने इसको जा करके तोड़ दिया था। तो इसको ये आपको ये बताना है कि ये दांडी मार्च कब ख़त्म हुआ था। आपके पास विकल्प हैं 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1930 और 11 अप्रैल 1930। उत्तर है कि 6 अप्रैल 1930 को यह दांडी मार्च नदी के किनारे पहुंचा था और वहां पे एक सांकेतिक रूप से नमक बना करके इसको कानून को तोड़ा था गांधी जी ने और इससे दूर दूर तक भारत और तमाम राष्ट्रवादियों ने इस भारत का ध्यान खींचा। तो ये 12 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। आपको अगला प्रश्न बताना है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन समझौता, चलिए गांधी इरविन समझौता का कब और कहाँ हुआ था? आपको बताना है 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 फरवरी 1931 को हुआ था, 7 अप्रैल 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, 5 फरवरी 1931 को, 7 अप्रैल 1931 को। उत्तर है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न आपको बताना है कि किस वर्ष में द्वितीय हरित क्रांति शुरू हुई थी? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी प्रथम भारतीय हरित क्रांति के नेता डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत को भुखमरी से मुक्त करा करके सरप्लस अनाज भारत में पैदा किया और वो भारत के प्रथम हरित क्रांति के प्रणेता कहे जाते हैं। अभी 98 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है पिछले सप्ताह। और इसके बाद द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता के बारे में कब कहा गया था?
इसका नाम कब लिया गया था? 1993, 2003, 2005 और 2006। उत्तर है 2006 में द्वितीय हरित क्रांति के बारे में भारत में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब ने अबुल कलाम साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है L20 यानी लेबर 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे। उत्तर है G20 शिखर सम्मेलन तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन L20 यानी लेबर 20 सम्मेलन पटना में हुआ था। अभी अभी खेल की एक महान विभूति जिनका जन्म सर्बिया राज्य में हुआ था, सर्बिया देश में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया का एक बटा हुआ देश है, एक विभाजित देश है, उससे बनकर के बना हुआ है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम जो टेनिस में होता है, 4 प्रकार के जो टेनिस के खेल हैं, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो और विंबलडन ओपन जो कि इंग्लैंड का है, और फ्रेंच ओपन है और अमेरिकन ओपन है, इन चारों को में से सबको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो इस ग्रैंड स्लैम में अब तक सबसे ज़्यादा किसने जीत करके विश्व का रिकॉर्ड बना दिया है, और उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और जिनका नाम है नोवाक जोकोविच ने कितने ग्रैंड स्लैम टेनिस में जीत करके दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया खिलाड़ी में। तो आपको बताना है 22 ग्रैंड स्लैम, 23 ग्रैंड स्लैम, 21 ग्रैंड स्लैम और 24 ग्रैंड स्लैम। उत्तर है 23 ग्रैंड स्लैम जीत करके नोवाक जोकोविच ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके, और अब वो दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कौन सा भारतीय कप्तान सबसे पहले भारतीय कप्तान क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में? क्रिकेट के 3 प्रारूप हैं, जैसा कि जानते हैं आप। एक तो पहला टेस्ट मैच, दूसरा वनडे मैच और तीसरा T20 मैच। इन तीनों प्रारूपों में किस भारतीय कप्तान ने शतक लगा करके रिकॉर्ड बनाया है, सबसे पहला भारतीय कप्तान बना है? और आपके पास विकल्प हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है रोहित शर्मा ने इन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, वनडे और T20 मैच में शतक लगा करके प्रथम भारतीय कप्तान, जो कि तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। मेरा अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1905, 14 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को ये भंग किया गया था। अब अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी, उसकी स्थापना कब हुई? जैसा कि आप जानते हैं कि होम रूल लीग जो है जब एनी बेसेंट द्वारा भी बनाई गई थी और बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी बनाई गई थी। बाल गंगाधर की जो तिलक की थी उस लीग को आपको बताना है कि अप्रैल 16 में इसका निर्माण हुआ था, मार्च 16 में हुआ था और मई 16 में हुआ था। उत्तर है अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन किया था। अब आपके समक्ष अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी? आपको बताना है दिसंबर 1906, अक्टूबर 1906, नवंबर 1906 और दिसंबर 1906। उत्तर है दिसंबर 1906 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आपके सामने अगला प्रश्न है भारत और मिस्र के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी की गई है, और वो किस जगह पर की गई है आपको बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और अहमदाबाद। भारत और मिस्र के बीच एक पहली मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जिसका नाम रखा गया है, वो कहाँ हुई थी और वो किस स्थान पर हुई थी? भारत और इजिप्ट के बीच में हुई थी। और आपके सामने विकल्प हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अहमदाबाद। प्रश्न फिर से सुने कि अभी भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी जिसका नाम साइक्लोन 1 रखा गया था।
वो किस शहर में हुई थी? आपके सामने विकल्प हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अहमदाबाद। उत्तर है जैसलमेर। मेरा अगला प्रश्न है सिक्किम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। सिक्किम की सीमा, सिक्किम जो भारत का राज्य है, 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एसोसिएट मेंबर बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन द्वारा ये भारत का मौलिक राज्य बन गया था। और आपको अब ये बताना है कि सिक्किम अभी अभी जहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ भी आई है और भूस्खलन भी हुआ है, बहुत से सेना के लोग बह भी गए हैं, तो आपको ये बताना है कि सिक्किम राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है? आपके सामने विकल्प हैं, एक राज्य को स्पर्श करती है, 2 राज्य को स्पर्श करती है, 3 राज्य को स्पर्श करती है, 4 राज्य को स्पर्श करती है। उत्तर है एक राज्य को सिर्फ ये सिक्किम की सीमा भारतीय राज्य को टच करती है और वो है पश्चिम बंगाल। मेघालय की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? आपको आपके सामने विकल्प हैं, 1 राज्य से स्पर्श करती है, 2 राज्य से स्पर्श करती है, 3 राज्य से स्पर्श करती है, 4 राज्य से स्पर्श करती है। अब आपको फिर से प्रश्न सुन लीजिए। मेघालय राज्य जो बाद में असम से तोड़ करके बनाया गया था, इस राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? विकल्प हैं, 1 राज्य से टच करती है, 2 राज्य से टच करती है, 3 राज्य से टच करती है, 4 राज्य से टच करती है। उत्तर है केवल 1 राज्य से मेघालय की सीमा टच करती है और वह है असम। अगला प्रश्न है मणिपुर की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? मणिपुर चूंकि अभी लगातार वहाँ पे हिंसा हो रही है, इथनिक वायलेंस हो रही है, इसलिए लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि मणिपुर की सीमा कितने राज्यों से छूती है, कौन सा राज्य की सीमा उसको नहीं छूती है। आपके सामने विकल्प हैं नागालैंड, मिजोरम, असम और मेघालय। विकल्प फिर से सुन लीजिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और असम। मणिपुर की सीमा किस राज्य से नहीं छूती है? तो मणिपुर की सीमा मेघालय राज्य से नहीं छूती है, ये उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राइट टू हेल्थ बिल अभी किस राज्य द्वारा पारित कर दिया गया है? राइट टू हेल्थ बिल किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? यानी स्वास्थ्य जो है अब एक तरह से बुनियादी अधिकार हो गया है और वो वहाँ की राज्य में वहाँ के विधानसभा में, विधानमंडल में, विधान परिषद में पारित हो गया है। अब आपको ये बताना है कौन से राज्य ने सबसे पहले ये पारित किया है। आपके सामने विकल्प हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और राजस्थान। उत्तर है राजस्थान राज्य ने सबसे पहले राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया, यानी सभी जनता को स्वास्थ्य सेवाओं को पाने का प्राथमिक अधिकार है। मेरा अगला प्रश्न है कि स्वच्छता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में महाक्रांति करने वाले और पटना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? विकल्प है आपके वैशाली, पटना, मधुबनी और गया। आजकल आप जो भी देखते हैं उनके बारे में कहानी है कि जब वो पटना में गए थे तो उन्होंने देखा कि लोग जब कचहरी में जाते हैं तो उनको शौच की असुविधा होती है। ऐसी दशा में उन्होंने इसको प्रण लिया कि हम इसको शौच की सुविधा को हम बिंदेश्वर पाठक ने कहा कि हम इस समस्या को दूर करेंगे और फिर उन्होंने तरह तरह की तकनीकी शौचालय सुलभ इंटरनेशनल बना करके नेपाल, भारत और बांग्लादेश और इसके अलावा भारत में कई पुरस्कार भी उन्होंने दुनिया में अर्जित किए। और उसी के बाद ये स्वच्छ भारत अभियान उनकी किए गए कार्यों के बाद ही शुरू हुआ। उनको यूनेस्को से और कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। उनका अभी स्वर्गवास हो गया है। बिंदेश्वर पाठक ने इस क्षेत्र स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की थी महात्मा गांधी के बाद। तो वो वैशाली के रहने वाले थे, यानी बिहार के वैशाली में उनका जन्म हुआ था। आपको अगला प्रश्न बताना है कि अजय बग्गा जो विश्व बैंक के 14वें
प्रेसिडेंट बने हैं विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के, अजय बग्गा, वो किस देश की उनके पास राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है। अजय बग्गा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उनके पास किस देश की राष्ट्रीयता है। आपके सामने विकल्प हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत और कनाडा। उत्तर है अजय बग्गा भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनके पास नागरिकता जो है वो अमेरिका की नागरिकता है, वो भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा संस्थान सबसे पहले या सबसे बाद में स्थापित हुआ। निम्न में से कौन सा संस्थान सबसे बाद में स्थापित हुआ। नाबार्ड, औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और एग्जिम बैंक। आपको बताना है निम्न वित्तीय संस्थानों में से कौन सा वित्तीय संस्थान सबसे बाद में स्थापित हुआ है। नाबार्ड, औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और एग्जिम बैंक। उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो 1990 में सबसे बाद में स्थापित हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। 2014 में, जनवरी 2015 में और अगस्त 2015 में या सितंबर 2015 में। प्लानिंग कमीशन को भंग करके नई सरकार ने ये नीति आयोग का गठन किया था और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला प्रश्न है बृहद मुद्रा किसे कहते हैं। M1, M3, M4, M2। बृहद मुद्रा किसे कहते हैं। M1, M3, M4, M2। हेलो, नमस्कार। आपको बताना है बृहद मुद्रा किसे कहते हैं। M1, M3, M4, M2। तो बृहद मुद्रा M3 को कहते हैं, क्योंकि इसमें जो चलन में मुद्राएं हैं, चाहे रिजर्व बैंक में हो, टाइम एंड जो सावधि जमा है या डाकघर में जो जमा है, वो सारी और जो करेंसी प्रचलन में है उन सब को जोड़ करके ये आती है। इसलिए M3 जो है वो बृहद मुद्रा है। भारत में आर्थिक नियोजन का पहला विचार किसने दिया था। M विश्वेश्वरैया, फिक्की, बॉम्बे प्लान। पंचवर्षीय योजना या का प्लान सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन का विचार किसने दिया था। M विश्वेश्वरैया, फिक्की, बॉम्बे प्लान और या दादा भाई नौरोजी प्लान। तो भारत में सबसे पहले आर्थिक नियोजन का M विश्वेश्वरैया ने दिया था। आपको ये बताना है कि अगला प्रश्न है मेरा कि बॉम्बे प्लान कब बनाई गई थी। 1934, 1938, 1940, 1944। उत्तर है बॉम्बे प्लान 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई थी। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समानता के आधार पर समृद्धि करना था। किस पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आप जानते हैं कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आई हैं। उसके बाद अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बन रही है, बल्कि नीति आयोग के दिशा निर्देशन में काम हो रहा है। आपको ये बताना है किस पंचवर्षीय योजना में का लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था। 6ठी योजना, 7वीं योजना, 8वीं योजना और नई योजना। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है। आपके पास विकल्प हैं नागालैंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। उत्तर है नागालैंड राज्य में जनसंख्या 2011 में यानी 2001 से 2011 के बीच में नकारात्मक या ऋणात्मक रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में 2011 की जनगणना में दर्ज की गई है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। उत्तर है लक्षद्वीप।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। उत्तर है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान। उत्तर है दिल्ली। नकद आरक्षित अनुपात तथा तरलता में किस प्रकार का संबंध है? नकद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो तथा तरलता में किस प्रकार का अनुपात है? समानुपात है, व्युत्क्रमानुपात है, बढ़ता हुआ अनुपात है, घटता हुआ अनुपात है? उत्तर है समानुपाती है, यानी अगर व्युत्क्रमानुपात है। अगर नकद लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपकी नकद आरक्षित अनुपात अगर बढ़ता है तो लिक्विडिटी घटती है। सांविधिक तरलता अनुपात किन रूपों में हो सकता है? किन किन रूपों में हो सकता है? नकद, सोना, सरकारी प्रतिभूति या सभी? यानी जो बैंकों को एक धनराशि रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है CRR के अलावा, सांविधिक तरलता उस किस किस रूप में रखी जा सकती है, या वो अपने पास भी रख सकते हैं? नकद, सोना और सरकारी प्रतिभूति तीनों रूपों में रखी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अभी झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है? आपको बताना है उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली और पंजाब। उत्तर है उड़ीसा राज्य जो है वो झुग्गी विहीन राज्य की श्रेणी में आ गया है। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कौन से वर्ष को कहा जाता है? आपके सामने विकल्प 1901, 1921, 1931, 1951। उत्तर है 1921। 1921 के बाद जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि, जो मृत्यु दर थी वो भी कम होना शुरू हो गई थी। किन वर्षों के बीच जनसंख्या भारत में वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1901 से 1921। उत्तर है किन वर्षों के बीच जनसंख्या अनुपात जो 10 वर्ष में गिना जाता है कि वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 1901 से 1921। उत्तर है 1951 से 1981 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। इसका कारण ये था कि भारत में तेजी से हेल्थ सर्विसेज का विकास हो रहा था और मृत्यु दर को तेजी से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन जो जन्म दर थी वो उसी स्थान पर स्थिर थी, क्योंकि जन्म दर एक दीर्घकालीन संप्रत्यय है और ये व्यक्तियों के सब्जेक्टिव दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और जब चूंकि भारत में ये प्रथा थी कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो भगवान की देन है और इस आधार पर जब तक उसको शिक्षा नहीं मिलती है तब तक वो जो है इस पर रोक नहीं लगाता। इस प्रकार से भारत में मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जन्म दर को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसके कारण दोनों के बीच में अत्यधिक गैप हो गया और इस गैप के कारण जो वृद्धि जो जनसंख्या की वृद्धि थी 1951 से 1981 के बीच में सर्वाधिक हुई। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई? जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक हुई? विकल्प है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। उत्तर है मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में 2001 से 2011 के बीच में हुई? विकल्प हैं नागालैंड, केरल, गोवा और केरल। उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में बल्कि वृद्धि हुई ही नहीं, नागालैंड में वृद्धि हुई ही नहीं। नागालैंड में क्या हुआ? नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि लगभग 0.60 के बराबर हुई। तो आज के इन प्रश्नों को हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं और अगले इसका जो अगला खंड है वो कल प्रस्तुत किया जाएगा और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इसको आप रिपीट करते रहें ताकि आने वाली परीक्षाओं में एक एक नंबर से आपके प्रतिशत पर या परसेंटाइल पर इफेक्ट पड़ता है। धन्यवाद।